तो आज हम बात करने वाले एक नया अपडेट के बारे में। एक नया अपडेट आ रहा है जो भी मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं KGMU जो उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी है, इसके रिलेटेड एक अपडेट आ रही है। इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसके रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। स्टार्टिंग डेट क्या है, स्पेशल नोट के बारे में बात करेंगे, रिक्वायरमेंट टेबल के बारे में बात करेंगे, आपको अप्लीकेशन फ़ी क्या है, कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, तो A to Z बात करने वाले हैं। तो टोटल वीडियो जरूर देखना जिससे कि आपको टोटल अपडेट मिल सके। अगर बीच में आप वीडियो छोड़ देते हो या बीच में स्किप कर देते हो या जाके अप्लाई करते हो तो हो सकता है बहुत से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मिस कर सकते हो। इसीलिए वीडियो और अंत तक जरूर देखना जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे आना है, उसके बाद क्या करना है, कैरियर सेक्शन पे जाना है। ये मैं दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट आया हुआ है 1 अप्रैल को। अभी अप्लाई डेट स्टार्ट नहीं हुआ है, वही बात करेंगे कब से स्टार्ट होने वाला है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। यहाँ पे देख सकते हैं ये रिक्वायरमेंट डेट आ चुका है। इसको मैं डाउनलोड कर लिया, लेकिन ऑलरेडी ओपन हो चुका है और मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट भी कर लिया हूँ, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या सिलेबस क्या होना है A to Z। तो यहाँ पे देख सकते हैं किंग जॉर्जिया मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी में आपको एक वैकेंसी आई है, उसके रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने डेट मार्क्स किया है, जैसे कि लास्ट डेट इन्होंने बता रखा है फीस सबमिट करने का 7/2025 को, मई 7/2025 को आपको फीस सबमिट करना है लास्ट डेट। और लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन, आपको फॉर्म सब कब सबमिट करना है, मई 24/2025 को। अब बात कर लेते हैं, अभी तक इन्होंने अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन नहीं किया है, तो जैसे ऑनलाइन आएगा उसके रिलेटेड मैं वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा, या डायरेक्ट आपको एक स्पेशल नोट करके इस भी कमेंट करके आपको बता दूंगा, या नॉर्मल जो भी कमेंट सेक्शन में होगा वहाँ पे भी मैं कमेंट करके आपको बता दूंगा, या वीडियो बना के आपको बता दूंगा। जो भी आपको कन्वेंस लगता है, सुटेबल लगता है, आप कमेंट करके बोल भी सकते हैं, मैं उसके रिलेटेड आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं स्पेशल नोट के बारे में कि ये ऑफलाइन अप्लाई नहीं होने वाला है, ये ऑनलाइन मोड ही अप्लाई होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं ओनली ऑनलाइन मोड अप्लाई होने वाला है, और एक बार जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। अदरवाइज ऑलरेडी आपने अप्लाई कर लिया है पहले का, तब रजिस्ट्रेशन आप ऑलरेडी आप उसके जो एप्लीकेशन नंबर होगा, पासवर्ड होगा, उसके थ्रू आप सबमिट कर सकते हैं दोबारा फॉर्म आपका। लेकिन बात कर लेते हैं यहाँ पे टेबल के बारे में, रिक्वायरमेंट टेबल के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे 2 वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे एक बैकलॉग रिक्वायरमेंट के बारे में आया हुआ है और एक जनरल रिक्वायरमेंट के बारे में आया हुआ है। टोटल दोनों के बारे में अलग अलग हम बात करने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं बैकलॉग रिक्वायरमेंट के बारे में। इसमें इन्होंने दे रखा है कितने टोटल पोस्ट है, 107 पोस्ट इन्होंने दे रखा है टोटल, यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कितने पोस्ट है। OBC के लिए 4 पोस्ट है, SC के लिए 78 पोस्ट हैं, ST के लिए 25 पोस्ट है। और बात किया जाए ये लेवल कितने हैं, 7वें लेवल पे है, नर्सिंग ऑफिसर 7वें लेवल पे है, और पे स्किल भी मैट्रिक्स होने वाला है, 7वां CPC होने वाला है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप एलिजिबल है या नहीं है, उसके रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात करें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, BSc ऑनर्स किस में, नर्सिंग में होना चाहिए, BSc नर्सिंग फ्रॉम द इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपका नर्सिंग का डिग्री होना चाहिए, उसमें ऑनर्स होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है या जनरल नर्सिंग में, वो भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं कि उसमें क्या होना चाहिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 50 बेड का हॉस्पिटल में आपको उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा किया है तो आपके पास ये दोनों रिक्वायरमेंट होना चाहिए। और BSc ऑनर्स किया है या आपने किसी मेडिकल कॉलेज से, जैसे कि इंडियन नर्सिंग कॉलेज से आपने मेडिकल किया, उसके रिलेटेड आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। बैकलॉग के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। और जो भी सेलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं उनको क्या होगा कि कैंडिडेट का जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, या इंडियन नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन के एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को वहाँ पे आपको इन हैंड जाना होगा, मतलब आपको खुद जाना होगा पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए। अब बात कर लेते हैं जनरल रिक्वायरमेंट के बारे में। इन्होंने टोटल पोस्ट दे रखा है जनरल रिक्वायरमेंट के बारे में, यहाँ पे देख सकते हैं 626 टोटल पोस्ट है। अब बात कर लीजिए सबसे ज़्यादा पोस्ट UR के अंदर है, 264 पोस्ट इन्होंने दे रखा है। OBC के अंदर 164 पोस्ट है, SC के अंदर 126 पोस्ट है, ST के अंदर 12 पोस्ट है, EWS के अंदर 60 पोस्ट है।
दोनों की सेम एज इट इज़ आपकी रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन सेम ही होना चाहिए आपके पास। जैसे कि इसमें बता रखा है कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 50 बेड का हॉस्पिटल में आपने एक्वायर किया है, उसके रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने हैंडल किया है 50 बेड का। ओके, अब बात कर लेते हैं, इसमें भी सेम ही है कि आपको क्या करना है कि यहाँ भी आपका सिलेक्शन होता है तो आपको क्या करना है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल ऑफ रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको वहाँ पे जाना होगा। अब बात कर लेते हैं, इन्होंने ऑलरेडी कुछ नोट्स दे रखा है यहाँ पे। नोट्स के बारे में बात किया जाए कि ये वैकेंसी जो है इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है। गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा तो इंक्रीज हो जाए, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट कम होगा तो डिक्रीज भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात किया जाए, UR OBC EWS के लिए 2,000 रुपये लगाया गया है एप्लीकेशन फ़ी, और GST प्लस GST 18% GST है, 360 रुपया। टोटल फीस की बारे में बात किया जाए 2,360 रुपया आपका UR OBC EWS के लिए लगने वाला। SC ST के लिए बात किया जाए तो इन्होंने एप्लीकेशन फ़ी 1200 रख रखा है और GST 216 रुपये लगा रखा है, और टोटल आ रहा है 1,416 रुपये आपको कैटेगरी। अगर आपका SC ST है तो आपको टोटल 1,416 रुपये आपको सबमिट करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि रिजर्वेशन कैसे होगा। जो भी आपका, मान लो कि आप यूपी से आते हैं तो उनके लिए रिजर्वेशन अलग से होगा। जो भी आप अदर स्टेट से आते हैं तो वो UR के अंडर ही अप्लाई करेंगे तो उनका रिविजन नहीं होगा। सबसे ज़्यादा प्रेफर किसको किया जाएगा, आपको कैंडिडेट जो भी अब यूपी के अंदर होंगे कैंडिडेट, वो वहाँ के निवासी होंगे, उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। आपने यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है कि आप तभी वो अप्लाई करें जब आपके पास ये डिग्री है, या जिस टाइम पे आप अप्लाई कर रहे हैं, लाइक कि आप कल अप्लाई कर रहे हैं। कल इन द सेंस आपको बात किया जाए 6 अप्रैल को अप्लाई कर रहे हैं तो 5 अप्रैल को आपका डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए और आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। ओके, यहाँ पे बता रखा है कैंडिडेट सोली रिस्पॉन्सिबल डिटरमाइन देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ बिफोर अप्लाइंग। आपके पास एलिजिबल होना चाहिए तभी अप्लाई करें, अदरवाइज ये फॉर्म को अप्लाई मत करना। ओके, यहाँ पे अगर बात किया जाए एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बता रखा है कि मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। और जो भी एज रिलैक्सेशन होगा यूपी गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए 5 साल दे रखा है यहाँ पे, और दिव्यांग डिसेबल कैंडिडेट के लिए 15 साल दे रखा है, और जो भी परमानेंट जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनके लिए 3 साल दे रखा है एटलीस्ट। और यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि 5 साल तक अप टू डेट हो सकता है। अब जो भी एक्स सर्विसमैन है तो इनके लिए यहाँ पे जो भी यूपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग टू इन रूल के अनुसार जो भी अपडेट होगा उसके अनुसार एज रिलैक्सेशन होगा। फिर भी यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि मोर देन 3 साल से ऊपर ही होगा। अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उसके रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने अपडेट दे रखा है कि आपका रिसेंट फ़ोटो होना चाहिए, कलर फ़ोटो होना चाहिए जो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और 80 KB का होना चाहिए, और सिग्नेचर आपका होना चाहिए 80 KB का होना चाहिए, वैलिड ईमेल ID होना चाहिए, आधार नंबर से होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, और जो भी स्कैन आपका क्या होना चाहिए 10th 12th और डिप्लोमा और ग्रेजुएशन का जो भी आपके पास डिग्री है वो आपके पास स्कैन होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, जो अपलोड करने के टाइम में रिक्वायरमेंट होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप यूपी के निवासी हैं तो आपको कास्ट चाहिए, कैटेगरी चाहिए, सब कैटेगरी चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल चाहिए। अगर आपने अप्लाई कर रहे हो तो एक्सपीरियंस है 50 बेड का तो वो भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर अप्लीकेबल है तो। अगर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है गवर्नमेंट में तो वो भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, ये सब रिक्वायरमेंट इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, स्टेप क्या, प्रोसीजर क्या फॉलो करना है आपको। यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने प्रोसीजर बता रखा है कि जैसे कि इस वेबसाइट पे जाना है जॉब PHP पे, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि मेन वेबसाइट पे जाइए और टॉप पे वहाँ पे कैरियर सेक्शन दिख जाएगा। मेन वेबसाइट पे जाने पे यहाँ पे टॉप पे कैरियर सेक्शन दिखता है, जैसे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट ये पेज पे आपको रिडायरेक्ट करेगा, देख सकते हैं। और जैसे रिडायरेक्ट करेगा यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का विंडो ओपन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन, और इसको क्लिक करने के बाद
आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। जो भी डिटेल होगा आप अप्लाई कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, अपना फॉर्म सबमिट भी कर सकते हैं उसके बाद। अब बात कर लेते हैं कि अदर रिक्वायरमेंट क्या है। रजिस्ट्रेशन 1 के लिए ऑलरेडी आप रजिस्ट्रेशन है तो न्यू यूज़र पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वैलिड ईमेल नंबर और फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपको वैलिड देना होगा। अब बात कर लेते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूज़र आप हैं तो आपको क्या करना होगा कि साइन इन एग्जिस्टिंग यूज़र के थ्रू आपको साइन इन करना होगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा। भूल गए हैं तो वहाँ फॉरगेट पासवर्ड का आता है, वहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं अपना। अप्लीकेशन सबमिट कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। ओके, और पेमेंट आपको इस डेट के पहले कर देना है, 7 मई और 14 मई, 7 मई के पहले कर देना है। फॉर्म सबमिट 14 मई के पहले आपको कर देना है। फाइनल सबमिशन अपना पूरा फॉर्म अपना रिव्यू करके उसके बाद फाइनल सबमिट कर सकते हैं। जो भी टेस्ट होगा आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम सेंटर एलोकेट होगा KGMU लखनऊ में ही होगा। वहाँ से जो भी रिक्वायरमेंट होता है कि अगर ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं तो हो सकता है वो डिवाइड कर सकते हैं कि अदर कॉलेज में, लेकिन अदरवाइज वो सेंटर वहीं पे प्रॉपर देंगे अपना। अब बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड। कोई आपको एडमिट कार्ड मेल के थ्रू नहीं भेजा जाएगा, आपको खुद जाके वेबसाइट पे जाके KGMU के वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से डाउनलोड करना होगा अपना एडमिट कार्ड। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड कि जैसे CRT के कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट आपका कैसे होने वाला है। ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है और ये 100 मार्क्स का होने वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाला है और ये हिंदी इंग्लिश में होने वाला है और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, कंप्यूटर फॉर्मेट के रिलेटेड एग्ज़ाम होने वाला है। ओके, अब जो भी इसके रिलेटेड अपडेट आता है तो वो बाद में आपको अपडेट कर देंगे नोटिफिकेशन के थ्रू। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ पे दिया गया है मार्क्स 60% मार्क्स जो 60 नंबर मार्क्स है वो आपका कोर सब्जेक्ट जो होगा ना उसमें आपको 60% मार्क्स दिया गया है। 10 मार्क्स दिया गया है जनरल इंग्लिश के लिए, 10 मार्क्स दिया गया है जनरल नॉलेज के लिए, 10 मार्क्स दिया गया है रीजनिंग के लिए और 10 मार्क्स दिया गया है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के लिए दिया गया है। यहाँ पे क्या बता रखा है इन्होंने कि हर क्वेश्चन सही होने पे 1 नंबर मिलेगा और गलत होने के 1/3 आपको मार्क डिडक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो आप समझ गए CRT आप कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट आपको कैसे आने वाला है, क्या पैटर्न होने वाला है, उसके रिलेटेड कैसे कैसे मार्क्स आने वाले हैं और ये निगेटिव मार्किंग है। ओके, तो जो भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो वो अपनी तैयारी अच्छे से रखना प्लीज़। अब यहाँ बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन। बस ये दिया रहता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मुझे नहीं लगता कि आपकी इसको देखने भी चाहिए क्योंकि अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं नर्सिंग के लिए तो वो वेल प्रिपेयर होंगे, नहीं मुझे कटअप से भी ज़्यादा लाना होगा तो उस पर आपको फोकस करना चाहिए। बेसिकली ये लाने से भी कोई मतलब नहीं है, और कैंडिडेट ज़्यादा ही होते हैं तो ये कटअप ऊपर चला जाएगा। 50% लाओगे भी तो बस आप क्वालिफाई कर सकते हो या मेरिट लिस्ट में नहीं आओगे। तो बेसिकली है मेरिट लिस्ट के लिए आप फोकस करें कि आपका मेरिट लिस्ट क्या होने वाला, उसके रिलेटेड आप फोकस करें। सिलेबस बात किया जाए, सिलेबस ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है अभी, और जैसे भी आपको अपडेट होता है कि सिलेबस में कुछ चेंजेस होता है तो KGMU के वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, या अदरवाइज जो भी अपडेट आता है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप अपडेट कर सकते हैं, या मैं उसके रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। जो भी आपको सूटेबल लगता है कि मुझे क्या क्या करना चाहिए आप कमेंट पे पिन करके वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो चाहिए या आपको लिंक चाहिए, कैसे क्या करना है आप कमेंट सेक्शन में करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं रिजोल्यूशन टायर। यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि जैसे कि 2 कैंडिडेट का मार्क्स सेम होता है। ओके, 2 कैंडिडेट का मार्क्स सेम होता है, जैसे कि ए और B का मार्क्स सेम होता है, 50-50 दोनों का मार्क्स सेम है। उसके बाद क्या करेंगे, ये 3 टायर पे, ये 3 नोटिस पे ये फोकस करेंगे, 3 पॉइंट पे फोकस करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, कोर सेक्शन में। अगर कोर सेक्शन में मान लो कि A का 50 में 30 नंबर आता है और B का 20 नंबर आता है तो A को प्रेफर करके इनको आगे बढ़ा देंगे और B को नीचे कर सकते हैं। अगर A और B का दोनों का सेम है, 30-30 नंबर आता है कोर सब्जेक्ट में, तो उसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर देखेंगे, कितना नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर दिया गया है कोर सब्जेक्ट में, उन्होंने कितना इनकरेक्ट किया है। ओके, प्रेफर करेंगे करेक्ट आंसर उसमें अगर ज़्यादा है कोर सब्जेक्ट में तो ये क्या करेंगे, ए को आगे कर सकते हैं और बी को डिक्रीज कर सकते हैं, नीचे हटा सकते हैं, उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और बात करते हैं ये दोनों सही है तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, जो भी हायर ओल्डर
कैंडिडेट होंगे जिनका भी, उनको क्या किया जाएगा, मेरिट लिस्ट में डाला जाएगा नाम। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सीआरटी के अकॉर्डिंग होने वाला। जैसे सीआरटी में आपका हो जाता है तो उसके बाद दूसरा कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला, डायरेक्ट आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। उसके बाद आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, KGMU में जाके, वहाँ पे लखनऊ में जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। और बात किया जाए, अपॉइंटमेंट लेटर आपको भी मिल जाएगा मेरिट बेसिस पे, और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा आपको मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। अब बात किया जाए तो नॉर्मलाइजेशन, आपको ही पता है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होते हैं, तो मैं इसके रिलेटेड आपको नहीं बताने वाला अभी। और कोई भी डाउट होता है तो अलग से मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा आपको अगर चाहिए तो। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको नॉर्मलाइजेशन बस ये फॉर्मूला याद रखना है कैसे ही होता है, और ये स्टेप याद रखना है क्या क्या डिनोट करता है इसको। एक्शन क्या डिनोट करता है, यहाँ पे S2 S1 क्या डिनोट करता है, वो आपको याद रखना है, और आपका नॉर्मलाइजेशन फार्मूला क्रिएट हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइजेशन करते हैं ये लोग। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, और कोई भी अपडेट होता है सिलेबस के बारे में तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। कोर सब्जेक्ट इन्होंने दे रखा है, बेसिक साइंस दे रखा है, न्यूट्रिएंट्स और डाइट के बारे में दे रखा है, मेंटल हेल्थ और नर्सिंग के बारे में दे रखा है, फंडामेंटल नर्सिंग के बारे में दे रखा है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में दे रखा है। जो भी स्टूडेंट नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको ये सब पता होगा, और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बारे में सबको उनको पता होगा क्या क्या नर्सिंग के सिलेबस हैं, क्या टॉपिक्स हैं, उनको A to Z पता होगा। तो अब डायरेक्ट चल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल इंग्लिश के बारे में, आपको बेसिक्स इंग्लिश आनी चाहिए, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको कॉम्प्रिहेंसिव दे देंगे, रिटन एबिलिटी टेस्ट कर लेंगे, आपका क्वेश्चन आपको दे देंगे डिज़ाइन करके टेस्ट करने के लिए आपका नॉलेज क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये टोटल क्या होने वाला है, मैट्रिक लेवल पे, हायर सेकेंडरी लेवल पे आपका एग्जाम, ये क्वेश्चन ये जनरल इंग्लिश का आने वाला। अब बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज के बारे में। तो जनरल नॉलेज के बारे में जो भी क्वेश्चन किसके रिलेटेड होगा, कि आपको जनरल अवेयरनेस कितना है इन्वायरमेंट के बारे में, यहाँ पे इन्वायरमेंट अराउंड के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ सोसाइटी के बारे में, टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट के बारे में, करंट इवेंट क्या चल रहा है उसके रिलेटेड। तो ये बेसिकली नर्सिंग के रिलेटेड है, तो मे बी नर्सिंग के रिलेटेड ही करंट इवेंट जो भी चल रहा है, क्या क्या अपडेट आ रहा है नर्सिंग में, कितना किसका योगदान रह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। रिसर्च क्या हो रहा है, कौन से साइंटिस्ट ने किस में ज़्यादा अपना रिसर्च दिया है, किसको नोबेल प्राइज़ मिला है, उसके रिलेटेड आपको जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रीजनिंग में यहाँ पे देख सकते हैं बोथ वेरिएबल नॉन वेरिएबल आपको कंपोनेंट पूछने वाला है, जो डिस्क्रिमिनेटर और डिसीजन मेकिंग होगा, जजमेंट होगा, रिलेशनशिप होगा, उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ई में देख सकते हैं मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड पूछने वाला है, जैसे कि डिस्काउंट पार्टनरशिप पूछने वाला है, एलिमेंट्री स्क्वायर ग्राफ्स, लीनियर इक्वेशन पूछने वाला है, स्क्वायर रूट पूछने वाला है, डिसिमल पूछने वाला है, ये सब आपको क्वेश्चन पूछने वाला है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो कोई भी आपको लगता है कि कुछ आप मुझसे छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हैं, और कैसे कब आने वाला है फॉर्म अप्लाई करने का वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और ये चैनल आपको प्रॉपर ऑथेंटिकेट, आपको A to Z प्रॉपर, आपको जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कब आने वाला है, सब कुछ A to Z के बारे में आपको मैं अपडेट करते रहूँगा। ओके, तो ये वीडियो आपके लिए प्रॉपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।